देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था एक क्वेश्चन, ठीक है, एंट्रेंस का हम लोगों ने किया था आईआईटी का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर, है ना। काम करो ना राज, इसको फोन कर दो ना एक बार, सागर को, और सागर को बोलो ना, कर देगा वर्जिल को फोन। थैंक यू। तो अपने यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे लेयर्स होती है अलग अलग, ठीक है। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट है अपने बोर्ड लेवल का, ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ मैं। तो टॉपिक है ना आज का, ठीक है, ये हमारा एडवांस लेवल का है, इसके टफ होगा, ठीक है। ये निट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी सुनो, काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई रे अगर ऐसे आती है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पे ये रे ऐसे जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, अगर ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे करके रेंज होती है ना, n1 n2, और हम हर स्टेप में क्या लिख सकते हैं, n1 sin i 1 इक्वल्स टू n2 sin r1, n2 sin r1। मैं तुमको एक बार बता देता हूँ, जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना क्लास में, यहाँ पे जो तुम नोट्स बना रहे हो, ठीक है, जो भी तुम लिख रहे हो, ठीक है, तुम समझ लो स्पेशली तुम्हारा लगभग 70% क्वेश्चन जो तुम्हारे आएंगे ना आईआईटी में, वो इस नोट्स में से ही होंगे, गारंटी लिख के दे सकता हूँ। बैठे बैठा सवाल तुमको वहां पे मिलेंगे, और 12th में तो ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। 12th में तो तुम क्या, उसको अगर 90% भी लेके चलो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 11th में क्या होता है, 11th में जो होता है ना, 11th के कंसेप्ट में ज्यादा खिचड़ी होती है, वो सर्कुलर 11th का फिजिक्स ज्यादा टफ होता है, ठीक है। 12th का फिजिक्स इतना टफ नहीं होता है। 11th के फिजिक्स में क्या होता है, कंसेप्ट इतना क्वेश्चन को वो लोग घुमा फिरा सकते हैं ना, लेकिन 12th के फिजिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो तुम पता है, अगर तुम अगर मान लो तुमको थोड़ा सा कम भी, अगर मान लो तुम अगर, मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि तुम पूरी मेहनत करो, लेकिन अगर तुमने पता नोट्स भी अच्छे अच्छे से कर लिए ना, तो पता तुमको तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। एक ये नोट्स, और एक क्या कहते हैं एनसीईआरटी की, मैं फिर से बोलता हूँ, एनसीईआरटी को लाइन वाइज पढ़ो, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब n2 sin r, यहाँ मान लो, अगर ये मान लो 1 यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मान लो मैंने इसको अगर एयर ले लिया, अगर इसको n1 ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। n1 sin i1 इक्वल्स टू n2 sin r1, ठीक है। फिर n2 sin r2, ठीक है, ये r1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। n2 n2 sin r2 इक्वल्स टू n3 sin r3, ठीक है ना। n1 sin i, n1 i इक्वल्स टू n2 sin r1, यहाँ पे n2 sin r2 इक्वल्स टू n3 sin, ठीक है। यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस r2 है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे r3 मान लेते हैं बाकी है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है नहीं चलता चला जाता है, ठीक है।
और अगर मान लो यहाँ पे अगर हम देखें ना, मान लो यहाँ पे अगर ये एन एफ साइन आर एफ है, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर लास्ट वीडियो मान लो एन एफ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन अगर आर एफ है, तो ये पूरा सीक्वेंस चलता चला जाता है, ये इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, एन वन साइन आई वन टू एन एफ साइन आर एफ। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा खास इस पे नहीं। मतलब ये एक्चुअली सीक्वेंस, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब हम अगर लास्ट स्टेप पे देखेंगे ना, तो इसका एन एफ साइन आर एफ इक्वल्स टू, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आएगा ना, ठीक है, जो यहाँ पर जो आएगा रिलेशन आएगा, वो यहाँ पर भी आएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये सीक्वेंस क्या होता है, चलता चला जाता है, और ये फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, और ये लास्ट स्टेप हम दिखा सकते हैं इक्वल हो। ठीक है, तो तुमको पता है बीच में कैसे कैसे मीडियम कर दिए जाए, यहाँ पे एयर दे देगा, दे देगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे ऐसे 50 मीडियम बीच में आ जाएगा। और ठीक है, और लास्ट के मीडियम को भी हमको दे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पूछ लेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो हमको बीच के किसी मीडियम को देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम को हम लोग रिलेट करके आंसर निकाल सकते। आई बात सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में, ठीक है ना। तो दिस इज अ रिलेशन जो मैं तुमको समझाना चाह रहा था, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसका एक तरह का प्रूफ है। लेकिन अब समझना ध्यान से, क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, विल इट बी ऑलवेज वैलिड, क्या बोलते हो, बता दो, यस या नो। अगर तुम्हारा आंसर यस है तो ठीक है, अगर नो है तो कौन सा एक्सेप्शन केस हो सकता है, बताओ मेरे को, तो आंसर दो, विल इट ऑलवेज बी वैलिड। हाँ, वेरी गुड आयुष, बहुत अच्छा, परफेक्ट, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आंसर इज नो। ठीक है, अगर बीच में टी आई आर अगर हो जाए, बहुत अच्छा आयुष, ठीक है, अगर बीच में टी आई आर अगर हो जाए तो वैलिड ही होगा ये, ठीक है ना। इफ टी आई आर ऑकर्स इन बिटवीन, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमसे ऐसा पूछ ले कि ऐसे सवाल आ जाए, देखो अगर ये ऐसे जाता है ना, ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइंस होती है ना, तो ये हमेशा क्या होता है, ये ऐसे अगर जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे निकलेगा ना, तो पैरेलल निकलता है। इस केस में डिविएशन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, कैसे भी हो, ठीक है, पैरेलल होंगे तो डिविएशन कितना होगा, 0 होगा। और क्या ये हमेशा फॉर्मूला वैलिड है, आंसर इज नो। ठीक है, चलो अब एक सम ले लो। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर अलग अलग लेयर्स है, टू रूट, इसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया गया है, लेट्स से यहाँ पे दिया गया है रूट टू, ठीक है, 1.4 टू, ऐसे दिया गया, ठीक है। एक रे आती है जो कि ऐसे आके स्ट्राइक करती है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। तो बताओ व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो जब एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पूछा गया है, ठीक है, फॉर द रे, तो देखो सबसे पहले तो तुमको ये चेक करना होगा कि ये क्या यहाँ पे कहीं पर टी आई आर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो क्या ये यहाँ पे टी आई आर होने के चांसेस हैं, अगर होगा तब तो देखो पहले वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था केस पास, वो वैलिड नहीं होगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल क्या है इसके लिए, साइन ऐसी इक्वल्स टू
यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, 1 बाय म्यू हो जाता है, 1 बाय म्यू। तो यहाँ पे 2√2 का म्यू हो जाएगा ना। म्यू क्या था, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 बाय म्यू। आईसी की तो 30 डिग्री लगा, देखो क्या हो रहा है ना। देखो लाइट किसी डेंसर से रेयर में जा रही है ना, देखो तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल कभी भी निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्या तरीका होता है, साइन आईसी कितना हो जाएगा, बड़ा बाय छोटा बाय बड़ा, ठीक है, हमेशा याद रखना। डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, साइन आईसी रहता है छोटा बाय क्या कहते हैं, छोटा बाय बड़ा, तो छोटा √2 है, बड़ा 2√2 है, √2 कट जाएगा, 1/2 दैट इज आईसी कितना 30 डिग्री हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा 30 से बड़ा है ना। यहाँ पे ये रे कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये तो डिविएशन कितना हो गया, यहाँ पे जाना चाहिए सीधा इसको ऐसा और मुड़ करके ऐसा जा रहा है, डिविएशन कितना हो गया 45 डिग्री हो। आई बात सबको समझ में, कुछ इस पे कुछ नहीं है। और ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है, तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, ठीक है, निकालने के लिए बोला जाएगा म्यू, तो तुम उसको आसानी से निकाल सकते हो। कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि इतना आसान नहीं होने वाला, ठीक है, अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको सबको नोट कर लो। तो ना डिविएशन निकालने आना चाहिए, ठीक है। याद रखना कभी भी मान लो कोई रे अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, मुड़ करके अगर ऐसे चली जाती है, ठीक है, तो क्या करो, जो इंसिडेंट होती है ना उसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दो और वहां से ना उस इंसिडेंट रे से इसकी तरफ एक एरो ड्रॉ करो, ये हो जाता है डिविएशन। और ये डिविएशन जो होता है क्लॉकवाइज होता है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। हाँ, तो डिविएशन में 90 लिखा ना यहाँ तो, सॉरी अच्छा ये 90 नहीं लिखा, ये 90 बराबर 90। और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन है हमारा वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखो मान लो कि हमारे पास कोई मीडियम है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लगातार चेंज कर रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेरिएबल है, और यहाँ पे ना एक रे आती है ग्रेजिंग इंसिडेंस पर। रे कैसे आती है, ग्रेजिंग इंसिडेंस पर। ग्रेजिंग इंसिडेंस समझ में आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना वो कितना हो जाएगा, ये फाई है, मतलब फाई किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे करके बोला गया कि अलग अलग यहाँ पे मीडियम है, इस तरह से मीडियम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ठीक है, वो वाई के रेस्पेक्ट पे चेंज कर रहा है,
ऊपर जाएंगे ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है Q इक्वल्स टू y पावर ठीक है, ऐसे करके चेंज कर रहा है। ये सवाल किसका है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखो ये सवाल आईआईटी का है, और ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन देने का व्यू का, अरे सिंपल से वाई भी दे सकता था, लेकिन देने के पीछे कुछ कारण है जिससे कि हमारा सवाल आसान होगा। ठीक है, कैसे होगा देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ से समझो कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो रही है, वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे वाई चेंज होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। और ऐसा होता है, जैसे कि अगर हम बात करें ना मिराज में, ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि वहां पे नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं, डिक्रीज करता है ना। और जो मान लो जो जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पे नीचे की लेयर कैसी होती है, कोल्ड होती है, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। और ऊपर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लो होता चला जाता है ऊपर जाकर। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो हमको वो वाली सिचुएशन के बारे में यहाँ पे पढ़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये हमको इफेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया था, हमको बोला कि ऐसे वाई के साथ वैरी कर रहा है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ रे। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ रे का मतलब क्या हुआ, समझो इस चीज को। जैसे हम आगे जाएंगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, हम देख रहे हैं कि क्लियरली जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो बढ़ेगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो रे कैसे मुड़ेगी, रे विल हैव अ टेंडेंसी टू टर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे विल हैव अ टेंडेंसी टू टर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो नॉर्मल ऐसा है ना, ठीक है, तो रे जो ना कुछ ऐसे जाएगी। हमको क्या करना है, हमको इस कर्व का इक्वेशन बताना है कि ये, जैसे कि इक्वेशन कैसे था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, उस तरह से आपको बताना। ठीक है, तो अब इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट को चूज कर लेते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। और यहाँ मान लो ये जो एंगल जो ना यहाँ पे थीटा है, क्या, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहली चीज तो देखो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का है, तो पहले हम लोग इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो एयर है, तो 1 × sin 90 इक्वल्स टू, कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन। अब देखो अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया है, जरा ध्यान से देखो, ये यहाँ पे क्या नॉर्मल हो गया ना। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल अगर मेरा थीटा है, तो ये एंगल मेरा कितना 90 वाला थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, तो 1 × sin 90 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा, व्हाट इज μ1 × sin है इक्वल्स टू μ2 × sin r होता है। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, 90 माइनस थीटा, दिस इंप्लाइज दैट sin 90 कितना 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू म्यू cos थीटा। अब हमको ये म्यू तो पता ही है y के टर्म्स पे। अब यहाँ पर देखो एक चीज और, कि हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं यार, स्लोप क्या हो जाएगा, dy/dx। स्लोप कोई पॉइंट पे कैसे निकालते हैं हम लोग, स्लोप dy/dx होता है ना, उस पॉइंट पे जाकर के स्लोप, जैसे मान लो ये लेयर है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने x लिया है और यहाँ पे y है, हमने अगर इस छोटे से पार्ट को जूम किया ना, तो ये ऐसे जाएगा, dx और dy जाएगा, यहाँ का स्लोप क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, dy/dx कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, तो dy/dx tan थीटा कितना देखो तो हमारा tan थीटा को मैं ले सकता हूँ यहाँ से, देखो cos थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/μ हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। और देखो ये चीज है ना, कभी भी पूछते, कभी भी अगर कर्व पूछा जाए पाथ का, ठीक है, कुछ भी ऐसा,
तो तुम एक चीज याद रखना कि तुमको कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मेट यूज करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा सवाल आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन दिया गया है, तो वहां पर बताओ जो चार्ज मूव करेगा उसका पाथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे ऐसा ऐसा कुछ रिलेशन दे करके। तो कोई भी चीज अगर ऐसी हो ना जहाँ पे, तो वहां पे तुम ऐसा सोचो कि ये इस तरह का फॉर्मेट हमेशा यूज होता है जहाँ पे स्लोप वाला होता है। एक फॉर्मेट ये वाला फिक्स रहता है मैथ्स का, और दूसरा उस चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो यूज होता है। यहाँ पे हम रे ऑप्टिक्स का पढ़े तो हमको ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब तो कॉस थीटा अगर 1/μ है तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि कॉस थीटा 1/μ है, तो मुझे क्या निकालना है, tan थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, और अगर मैं देखूँ ना ध्यान से तो 1/μ है। ठीक है, तो 1/μ मतलब क्या हो गया कि मुझे एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, तो म्यू तो आना नहीं चाहिए वहां पे। और म्यू तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/y⁻³ प्लस 1/(1/2)। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या, म्यू, सॉरी, 1/1 खाली आएगा y⁻³ ठीक है। तो ये हम ये निकाल सकते हैं, ये वाला साइड रूट ओवर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो हमको tan मिल जाएगा ऐसे ना। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, y⁻³ माइनस इसका स्क्वायर, 110, तो y का क्या बचेगा, रूट y⁻³/2। ठीक है, इस जगह y⁻³ हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, y⁻³ बाय बेस कितना बना। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स और वाई में रिलेशन निकालने के लिए। इक्वेशन मतलब एक्स और वाई में रिलेशन हो गया। तो हमने अब क्या किया, यहाँ से हमने dy बाय y⁻³ इक्वल टू dx इंटीग्रेट करो। y कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर y, तो x कहाँ से जाएगा, जीरो से लेकर के x। ओरिजिन कहाँ पर, ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से एक्स और वाई मेजर किया गया, तो ऊपर जाएगा तो y का पावर -4 प्लस 1 हो जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा, y का पावर 1/4 हो जाएगा ना ये, इक्वल टू x। दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, हाँ अच्छा, यहाँ पे ये भी तो आएगा ना, n(x⁻n−1) हो जाता ना। तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे n, जैसे फॉर्मूला क्या था, पावर का होता था n(x⁻n+1), तो n यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाय 4 इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, बाय n+1, बाय n+1 में जाएगा ना, तो ये सॉरी यहाँ पे आएगा 4 आएगा खाली, 4 y⁻4 इक्वल्स टू x। हाँ, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला था x⁻n dx का, x⁻n+1 बाय n+1। ठीक है, बाय n+1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या कहते हैं n+1 ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। इसको फटाफट नोट कर दो। ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो ये प्योर एडवांस का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सम को। ठीक है, और तुमको जब तुम इस सम को सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में पहले 2 पॉइंट होना चाहिए। क्या 2 पॉइंट होना चाहिए कि सबसे पहले तो तुमको वहां पे लिखना होगा स्लोप dy/dx करके, और दूसरी बात तुमको जो लिखनी होगी ना, वो लिखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो दोनों चीज को हम कंबाइन करेंगे, और सिंपल मैथ्स जो होता है, ठीक है, बाकी हम करके आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे समझो ना, एडवांस पे 2-3 बार आ चुके हुए हैं।
कोई परेशानी किसी को? आ गया सबको? कोई डाउट किसी को तो पूछो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देखो ये सब खत्म हो गया, ठीक है। V1 साइन है, V2 साइन है वाला। अब बिल्कुल से रे ऑप्टिक्स पे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उस टॉपिक का नाम है प्रिज्म। प्रिज्म में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एडवांस लेवल की बातें होंगी। पहली बात तो याद रखना है कि जो प्रिज्म जो हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट अ डिवाइस विच वी स्टडी, दिस इज अ कंसेप्ट। क्योंकि प्रिज्म जो होता है ऐसा, हम देखो हमने क्या पढ़ के रखा था लोअर क्लास में कि इसको प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ध्यान से, तो मान लो कि अगर हमने ये वाला सरफेस इसका कट कर दिया, अगर हमारे पास कोई सरफेस अगर ऐसा है, तो क्या ये प्रिज्म की तरह बिहेव नहीं करेगा? शेप तो प्रिज्म वैसी नहीं है, ऊपर से कट गया तो ये भी तो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से लाइट भेजोगे अगर, तो लाइट कैसे होगी? सीधी ऐसे जाकर के ऐसे करके निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो प्रिज्म। जो तुमने पढ़ के रखा था रेन ड्रॉप्स के बारे में कि जिससे रेनबो बनते हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है? वो भी तो एक तरह का प्रिज्म है, लेकिन वो तो बबल्स होते हैं, काम तो प्रिज्म वैसे ही करते हैं वो। याद रखना, प्रिज्म इज अ कंसेप्ट हियर, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अ डिवाइस। बेसिक बेसिक बातें तुम लोगों ने पढ़ के रखी हुई है, मैं फटाफट जल्दी से उसको 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ। पहली बात तो एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होता है? अगर मान लो इंसिडेंट रे आती है और रिफ्रैक्टेड रे जाती है, तो उन जो जहां से इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आएगी जाएगी ना, उस सरफेस की जो बीच का जो एंगल होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? अगर मान लो यहाँ से रे अगर ऐसी आती है, यहाँ से रे अगर ऐसी जाती है, तो एंगल ऑफ द प्रिज्म ये होगा, ठीक है। हर बार जरूरी जरूरी नहीं है कि यही एंगल ऑफ द प्रिज्म रहे। हमको एंगल ऑफ द प्रिज्म डिसाइड होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाती है। अगर ऐसी आती है और रिफ्रैक्टेड रे अगर ऐसे जाती है, तो ये एंगल ऑफ द प्रिज्म होगा, ठीक है। So you should know what is angle of the prism. It is the angle between the two plane surface through which the incident ray and the refracted ray enters and passes. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो तो जो सिंपल डायग्राम था, देखो आई था, आई यहाँ पे हम लिखते थे आई, यहाँ पे हम लिखते थे ये ऐसे जाता था, ठीक है। ये हमारा था R1, ये हमारा था R2, ये हमारा था E, ठीक है। ये हमारा था ए। मैंने बोला था कि ये 180 माइनस R1 प्लस R2 होता था, और जिससे कि हम बोलते थे R1 प्लस R2 किसके इक्वल था? ए के इक्वल था। ये हमने डेरिवेशन करके रखा हुआ था। फिर मैंने बताया था कि डेल्टा होता था I1 प्लस ई माइनस ए होता था, कि हम इसको क्या करते थे? पीछे खींचते थे, इसको पीछे खींचते, आगे इसको पीछे खींचते थे, डेल्टा लेते थे। डेल्टा था I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये मैंने सब करवा करके रखा हुआ, ठीक है। फिर हमने बोला था डेल्टा हो जाएगा I1 प्लस ई माइनस ए। फिर मैंने तुम लोगों को बोला था कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? डेविएशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखना, सुना ध्यान से, अब जो काम की चीज है, ये हमारी कहानी होगी, बच्चों वाली कहानी, ठीक है। ये फिगर बड़ा सिंपल लग रहा है देखने में। हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो 99.9% चांस है कि यही फिगर आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम आईटी के जब सिलेबस को खोल के देखते हैं, तो ये पढ़ाई बिल्कुल सी अधूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला हर बार एप्लीकेबल हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कैसे सवाल आएंगे देखो जरा सा। दिस ये जो कहानी है ना, दिस इज फॉर बोर्ड्स, जो आपने पढ़ा था, ठीक है। बोर्ड्स तो हमारे हमसे इससे ऊपर कुछ पूछा नहीं जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आईटी, कैसे सवाल आएंगे। बोला गया कि प्रिज्म एक इस तरह से,
ऐसे कोई प्रिज्म है। ठीक है, एंगल कितना प्रिज्म का, 15 डिग्री। ठीक है, रे आती है ग्रेजिंग द इंसिडेंट। ठीक है, रे आती ग्रेजिंग द इंसिडेंट, और पूछा गया हमसे कि बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, हमसे ये सवाल पूछा गया। अब लफड़ा है कि यहाँ पे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम देखेंगे ना, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर जो है ना, इसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया प्रिज्म का √2। ठीक है, और हमको पता, हमने पढ़ के रखा हुआ है कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालने बैठेंगे ना, तो हम अगर आंसर निकालेंगे ना, तो हम देखेंगे ना कि हमको जो आंसर मिलेगा ना ऐसे, वो सही नहीं बैठेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ लफड़ा होगा। क्योंकि याद रखना, हमने जो सेटअप पढ़ के रखा ना, ये डेरिवेशन की, हमने ये वाला सेटअप पढ़ के रखा। ठीक है, ऐसे एकदम सिंपल सेटअप, जो नॉर्मल सेटअप है, ये जहाँ पे एंगल भी अच्छा खासा बड़ा था, रे भी जो थी ऐसे जा रही थी। ठीक है, ये सब के लिए ये हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुमको बेसिक्स अगर आता है ना प्रिज्म का, तुम बेसिक कभी भी यूज कर सकते हो। हम बेसिक यूज करके इसको भी निकाल सकते हैं, बेसिक यूज करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए तुमको हमेशा बेसिक आना चाहिए। हमारे एंट्रेंस में शायद ही कभी सवाल ऐसा आता होगा जो कि फॉर्मूले से बनता होगा, उसके हमको हमेशा, क्योंकि वो हमेशा हमारा बेसिक, हमारे फंडामेंटल का टेस्ट करते हैं। अब देखो, अगर रे ऐसी अगर आती है, तो यहाँ से रे को यहाँ पे ये नॉर्मल अगर ऐसा है, तो रे कैसे बेंड करती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द, रे ऐसे ऐसे जा रही है, तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब कैसे बेंड करेगी, देखो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे गई। ठीक है, ये कैसे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देख सकते हो नॉर्मल कहाँ पे, ये नॉर्मल है ना। तो देखो ध्यान से देखें ना, अगर हम लोग यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ पे एयर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा विद द नॉर्मल, तो म्यू इंटू 1 इंटू साइन 90, उसको म्यू इंटू साइन आर। हाँ, 45 डिग्री। तो ये आर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो रे मुड़ी कितनी, सबसे पहले सरफेस पे टोटल डिविएशन निकालना हो ना, तो हमेशा बेसिक पे जाओ पहले। जैसे इसमें कैसे किया था हमने, बेसिक हमने इसका डेरिवेशन कैसा था, पहले सरफेस पे डिविएशन निकालो, दूसरे सरफेस पे डिविएशन निकालो, दोनों को एडअप कर दो। तो यहाँ पर जो पहला डिविएशन होगा ना, उसके लिए डिविएशन हो जाएगा, जा रही थी सीधे ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही थी ये, ठीक है, और इधर मुड़ जाएगी, तो इधर ये मुड़ी 45 डिग्री। और साइन कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया। और एक चीज याद रखना कि हम लोग यहाँ पे कोई नया कुछ यूज नहीं करे, जो तुमने, जो बेसिक हमने डेरिवेशन सीख करके रखा, उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जब ये रे जाएगी ना यहाँ से, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 45। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 ही होगा ना, देखो तो ध्यान से, ये वाला एंगल। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 90 है। ठीक है, ये 45, ये भी 45, ये 45, तो ये 15 है, तो ये एंगल कितना हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल हमारा हो जाएगा, क्या कहते हैं, 45 प्लस 15 हो जाएगा, क्या कहते हैं, 60, और ये एंगल हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। हाँ सही है, वेरी गुड। ठीक है, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो कैसा आ रहा है, अगर मैं इस सरफेस को जूम करके बनाऊं ना, अगर देखो ये वाला जो है ना सरफेस,
ये सब हमारे टिपिकल सवाल है जो आईआईटी के एडवांस में पूछे जाते हैं, और तुम कभी देखोगे ना तो पता है वहां पे प्रिज्म के ऐसे ही सवाल पूछे गए एडवांस में। अब देखो, अगर मान लो हमने बोला कि यहाँ से अगर ये रे जो है ना, जो ऐसे जा रही थी अंदर में, ये मैंने ऐसे दिखाई है, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया ना 120, और ये 90 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है यहाँ से? कहाँ नॉर्मल है? नॉर्मल यहाँ पर है, देखो, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। आ रही सबको बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? पूछो। अब देखो, ये 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कि नॉर्मल है ना ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, रे जाएगी डेंसर एरिया में जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू √2 इंटू sin 30 = 1 इंटू साइन आर। sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो साइन आर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हो जाएगा 1/2, दैट इज 1/√2 हो जाएगा। वैसे आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब ये जो रेज जाएगी ना यहाँ से, ठीक है, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगी? यहाँ से देखो रे कैसे मुड़ी है, ये रे जो थी ना ये ऐसी थी, देखो। ठीक है, अब यहाँ से नौ ये रे निकलेगी बाहर, डेंसर से रेयर जा रही ना, तो बेंड करेगी, ये अवेदी नॉर्मल, ये नॉर्मल है, अवेदी नॉर्मल, ये ऐसे मूव करेगी। फोर्टी फाइव डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो, इंसिडेंट रे अगर मैं मेजर करूं तो नॉर्मल के साथ ये कैसा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना हमेशा। पता है, कभी कभी कुछ कुछ किताबों में क्या लिखा होता है कि जो रे जो प्रिज्म होता है ना, लाइट को हमेशा टुवर्ड्स द बेस बेंड करता है। ठीक है, अरे जब ऐसा होगा तो बेस की तरह बेंड करेगा, यहाँ कहाँ बेस की तरह बेंड करेगा, ये तो बेस से ऊपर लेकर के जा रहा है। देख सकते हो यहाँ से क्लियरली, ये जो लाइट, ये जो है ना, ये लाइट को कैसे लेकर के जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। अब देखो, ये 30 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो कितना से रेट टर्न की, देखो तो 15 डिग्री से टर्न की ना। और ये टर्न कैसा है, देखो तो, इंसिडेंट को जाना था सीधा ऐसे, लेकिन वो 45 डिग्री चाहती है, कितना टर्न की, 15 डिग्री। और जरा ध्यान से देखो तो इसका टर्न कैसा जा रहा है, इसका टर्न जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। दो सरफेस पे टर्न हुआ, पहला सरफेस पे टर्न हुआ एंटी क्लॉकवाइज 45, दूसरा टर्न हुआ